Hello, my dear students of 9th Standard English Medium. Once again, welcome back to my online class of Social Science Civics, chapter number 10. So, let's resume our studies of chapter number 10, which is an ongoing chapter. और उसमें आज हमें नए टॉपिक का पढ़ाई करना है जो कि उसका नाम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल. Okay, legislature at the state level, that is going to be our new topic. In that, we will have the discussion on a legislative assembly and then legislative council also. आपको पहले मैंने बताया है कि स्टेट लेवल में यानी कि राज्यों की अगर हम बात करते हैं, सो फार हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की है. उसका जो लोकसभा या पार्लियामेंट जो होती है उसके दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. उसका फंक्शनिंग किस तरह से होता है, कितने मेंबर्स उसमें होते हैं, किस तरह से उनका चुनाव होता है, ठीक है, वो पूरा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम राज्यों के बारे में बात करेंगे. और पहले शुरुआत में ही, इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के असेंबलीज होते हैं, बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल. बाइकैमरल यानी वो व्यवस्था होती है जहां पे असेंबली हाउस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, दो लेवल के होते हैं. और यूनिकैमरल यानी कि एक ही हाउस होता है. ओके, मान लो कि गुजरात में जो है वो यूनिकैमरल सिस्टम है, सिर्फ एक ही विधानसभा है. जो लोग गांधीनगर में ऑब्वियसली रहते हैं उनको पता ही है कि विधानसभा है जहां से स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शनिंग करता है. लेकिन कुछ राज्यों में बाइकैमरल सिस्टम है जहां पे दो हाउसेस होते हैं. एक को हम विधानसभा कहते हैं, ओके, विधानसभा जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और दूसरे को विधान परिषद हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. ठीक है, तो अब आइए हम पढ़ाई शुरू करते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली, ईच स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर एंड इट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली. जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखा है कि हर एक राज्य की कम से कम एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती ही है. ओके, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली इज अ लोअर हाउस. और दूसरा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है कि द अदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन सभी राज्यों में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है. यहाँ पे लिखा है जहां जो आपको अंडरलाइन करना है कि कौन कौन से राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है. आपको याद रखना है कि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, लेकिन उसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद भी है. वैसे राज्यों के नाम है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु. दीज स्टेट्स हैव टू हाउसेस. इन राज्यों में दो हाउसेस हैं. ठीक है, there are legislative council in the upper house and legislative assembly in the lower house. जस्ट अभी जैसे हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हाउस हो जाता है. अगेन आपको याद रखना है, गुजरात स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल. गुजरात का लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. आगे बढ़ते हैं. वेरियस स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा की अगर बात की जाए तो जहां से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मेन फंक्शनिंग होता है, तो स्टेट के मुताबिक, उसकी जनसंख्या के मुताबिक विधानसभा में बैठने वाले सभ्य जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, जिनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो संख्या अलग अलग रहती है. हर एक राज्यों की सेम नंबर नहीं रहते हैं एमएलए के. एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 60 एंड मैक्सिमम नंबर इज 500. कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिमम मेंबर्स की संख्या 60 है, मैक्सिमम उसकी 500 है. यानी 60 से कम संख्या नहीं होती है, 500 से ज्यादा नहीं होती है. ओके, और अगर गुजरात की बात की जाए तो द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रेजेंटली 182. ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करना है.
हमारे राज्य की बात है, इसलिए ऑब्वियसली हमें एज अ जनरल इंफॉर्मेशन भी हमें पता होना चाहिए कि गुजरात की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। ठीक है, वापस थोड़े से नंबर्स में आपको याद दिला दूं, हमने पहले भी कुछ नंबर स्टडी किए थे लोकसभा राज्यसभा के बारे में। अगर आपको याद नहीं है तो वापस याद दिला दूं, लोकसभा के मेंबर्स की संख्या 545 होती है। ओके, जिसमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है, तो 238 सभ्यों का उसमें चुनाव होता है। बाकी के 12 सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, अब जब हम स्टेट असेंबली हाउसेस की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसमें मिनिमम नंबर 60 होने चाहिए, मैक्सिमम 500 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। एंड एज फार एज गुजरात विधानसभा, द गुजरात असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंसर्न, तो गुजरात के 182 नंबर ऑफ एमएलए है, यानी कि विधानसभा की इतनी सीटें हैं 182। याद रखवानुं छे तमारे। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वालिफिकेशन, अब क्राइटेरिया क्या होता है अगर किसी को एमएलए बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन जरूरी होती है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है या 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। Any person who is a citizen of India and is of 25 years or more and is not in the state of unsound mind, insolvent or criminal can contest the election of the legislative assembly। तो बिल्कुल वैसे ही एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है जो लोकसभा के लिए होता है। लोकसभा का अगर आप वापस याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी आपने यही वर्ड्स पढ़े थे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 25 इयर्स की होनी चाहिए, अनसाउंड और इंसॉल्वेंट माइंड का नहीं होना चाहिए, ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा। एंड सिमिलरली फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो द सेम क्राइटेरिया इज देयर। कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। ये 4 या 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है तो उसका भी सेम है, लोकसभा का 5 साल का होता है तो वैसे विधानसभा का भी 5 इयर्स होता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ परमानेंट हाउस, ये कोई परमानेंट हाउस नहीं है। इट्स अ टाइम पीरियड इज ऑफ 5 इयर्स। ओके, आफ्टर द गिवन पीरियड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड। 5 साल पूरा होने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है, वापस चुनाव होते हैं राज्य में। सिर्फ हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो कोई राज्य में उस विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 साल का, तो वहां पे 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, इन अनयूजुअल सिचुएशंस वेयर इन द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड देन द गवर्नमेंट कैन सेंड अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी कि मान लो कि गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, और खास करके ऐसे सिचुएशन में जब गवर्नमेंट ने अपना मेजोरिटी गंवा दिया है, ठीक है, जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमएलए उनके पास होने चाहिए वो नहीं है, वो कम हो गए हैं। ठीक है, या तो उन्होंने पक्षांतर कर दिया है, तो दूसरे पार्टी में चले गए हैं, ऐसा कुछ हो गया है। विश्वास अगर उन्होंने गंवा दिया है असेंबली हाउस में, ठीक है, या तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत बिगड़ गई है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या तो अगर राज्य के गवर्नर को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है, तो वो प्रेसिडेंट की परमिशन लेकर विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसी हालत में प्रेसिडेंट रूल भी वहां पे लग सकता है, या तो फिर कुछ समय के बाद वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं।
मिड टर्म इलेक्शन नाम से ही क्लियर है कि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ आपातकालीन सिचुएशन की वजह से अचानक से चुनाव वापस करने पड़ रहे हैं. सो दीज आर नोन एज मिड टर्म इलेक्शंस. ओके. The president then dissolves the legislative assembly and imposes a president rule in that state. प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है तो वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं और उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं 2-3 महीनों के लिए, 6 महीने के लिए, कोई लिमिटेड पीरियड के लिए ये होता है. और उसके बाद कभी ना कभी तो चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम जो है हमारे कंट्री में चल रहा है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल वाली जो व्यवस्था है वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, उसको बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है. ओके. आगे लिखा है, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स. ओके. अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन जैसे हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा था, लोकसभा के बारे में, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये राज्यों की विधानसभा का फंक्शनिंग होता है. और राज्यों की विधानसभा के जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो भी जो चुने हुए एमएलएज हैं उन्हीं में से इलेक्ट किया जाता है, जो सर्वानुमति से मेजॉरिटी के बेस पर, मेजॉरिटी के ग्राउंड पर उनका इलेक्शन होता है. ठीक है. So next paragraph now. The members of Legislative Council are elected from among the institutions of local self-governors. Registered graduates, यानी कि ये उन राज्यों की बात है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है. ऑब्वियसली गुजरात में नहीं है, लेकिन जो राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका वगैरह, ठीक है, तो वहां पे उनके मेंबर्स कौन से होते हैं, कहां से आते हैं वो, तो उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस. ओके. स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस से चुने गए जो होते हैं सदस्य, वो होते हैं रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे लोग, यानी कि जिन्होंने मिनिमम ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई पूरा किया है वो. टीचर्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बाय इलेक्टोरेट्स. ठीक है. सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो टीचर्स हैं जिन्होंने टीचिंग के फील्ड में काफी, एजुकेशन के फील्ड में काफी अपना योगदान दिया है, उनको भी उसमें रखा जाता है. टू बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल द कैंडिडेट शुड बी ऑफ 30 years. अब यहाँ पे मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्राइटेरिया है. लेजिस्लेटिव असेंबली का तो हमने पढ़ लिया कि उसमें मिनिमम एज 25 years की चाहिए होती थी, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 years का क्राइटेरिया. बिल्कुल वैसे ही इसका कंपैरिजन आप राज्यसभा से करो. ओके. लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपैरिजन हमने लोकसभा के साथ किया था, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपैरिजन राज्यसभा से हमें करना है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही क्राइटेरियाज हैं जैसे राज्यसभा के थे. राज्यसभा में भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया वहां पे 30 years का होता था, इसमें भी वैसा ही है, 30 years और मोर, एंड मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए. द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा की तरह ये भी परमानेंट हाउस है. लाइक द राज्यसभा, ईच ऑफ इट्स मेंबर गेट इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years. आपको याद होगा कि राज्यसभा का भी जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है, लेकिन वो फिर भी परमानेंट हाउस है, क्योंकि एक साथ में सारे मेंबर्स डिसॉल्व नहीं होते. हर 2-2 साल के अंतराल में, यहां लिखा ही है आगे, इट्स 2/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. हर 2 साल के बाद उसके 2/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए मेंबर आते हैं. फिर वापस 2 साल के बाद जो पुराने मेंबर्स, यानी कि जिनका अवधि पूरा हो गया, 6 साल पूरे हो गए हैं, वो 2/3 मेंबर वापस रिटायर हो जाते हैं और वापस उनकी जगह पे नए मेंबर्स आते हैं. ठीक है. और वापस 2 साल के बाद जो बचे हुए मेंबर्स थे पुराने, जिनके 6 साल अब हो चुके हैं, उनको रिटायर किया जाता है और उनकी जगह पे नए
2/3 मेंबर्स वापस आते हैं। तो ये रोटेशन चलता रहता है। पूरा राज्यसभा पूरा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है टोटली डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, कुछ सदस्यों का यानी कि 2/3 मेंबर्स का एवरी 2 years रिन्यूअल होता रहता है या तो रिप्लेसमेंट होता रहता है। ओके ओके, a state has to decide whether to keep a legislative council or not। हर एक राज्य को ऐसी छूट दी जाती है कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना है या नहीं रखना है। गुजरात में तो नहीं है, आपको पता ही है कि गुजरात डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। Like the Lok Sabha and Legislative Assembly has more power। लोकसभा की तरह ही लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज्यादा पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इतने ज्यादा पावर नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादा करके वो राज्यों में तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, कुछ 3-4 राज्यों में ही है वो। ऑर्डिनरी एज वेल एंड मनी बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड इन इट। ओके, लोकसभा की तरह लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर द बिल्स पास थ्रू वेरियस स्टेप्स दे आर सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। ओके, बिल को पास करने के बाद, उसके ऊपर चर्चा विचारणा करने के बाद, उसके ऊपर वोटिंग करने के बाद जो कोई भी फैसला आता है, ठीक है, तो उसको कायदा बनाने के लिए राज्य में उसको एज अ लॉ एनफोर्स करने के लिए गवर्नर के पास भेजा जाता है। जैसे लोकसभा से बिल जो पास होता है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता था, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बिल पास होता है उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है मंजूरी के लिए, और उनके सिग्नेचर और स्टैंपिंग के बाद ही वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है उस स्टेट में। आफ्टर द गवर्नर साइंस द बिल इट बिकम्स एन एक्ट। ओके, गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ही वो बिल एक्ट बन सकता है उस राज्य में ही, सारे देश में। ओके, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव। ओके, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इसका मीनिंग हम इस पैराग्राफ में समझेंगे और वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं हमारे सिस्टम में। So that we are going to understand, pay attention please. The most efficient, effective and central organ of the government is the executive. Okay, ये याद रखना है, अंडरलाइन करना है ये स्टेटमेंट को कि सबसे गवर्नमेंट का सबसे असरकारक, सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई ऑर्गन है तो वो एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि लगातार काम वही करते हैं। दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनका ऐसा नहीं होता है कि 5 साल के बाद उनका इलेक्शन होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ देयर मेरिट्स एंड क्वालिफिकेशन एंड टैलेंट। दे आर नॉट इलेक्टेड। उनका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। Union executive means the central government political executive comprising administration of the prime minister and cabinet of minister, president, vice president, bureaucrats, political and administrative executive officers and employees are in direct contact of the people. Okay? अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके हाथ नीचे काम करने वाला जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कायदे कानून जरूर बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड thousands of employees across the state working under the union government and the state government, ऐसे तो हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के काम का, गवर्नमेंट का लाइक जो वर्क है उसको मटेरियलाइज करने का काम उनके हाथ में है। ओके, एंड दे आर बेसिकली अमंग अस, हमारे में से वो लोग, दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल, लोगों के संपर्क में वो होते हैं, ठीक है। इसमें उनको पता चलता है, उनके जरिए पता चलता है, एग्जीक्यूटिव के जरिए पता चलता है गवर्नमेंट को कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या डिजायर्स हैं, क्या एम्बिशंस है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं,
गवर्नमेंट से वो क्या चाहते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स के जरिए पता चलता है। वो डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, बिकॉज बेसिकली द गवर्नमेंट इज देयर टू मीट द एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स ऑफ द पीपल ओनली। ठीक है, हमारे चुने हुए सदस्यों से अगर गवर्नमेंट बनती है तो ऑब्वियसली हमारी जो डिमांड्स होती है उसको पूरा करने का जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होता है, लेकिन ये पता उनको चलता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। ओके, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी है वो हजारों की संख्या में होते हैं। द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्क। ओके, लोग उनके कामों का असर लोगों के ऊपर होता है। इन केस इफ दे वर्क इफेक्टिवली with full dedication, then they will have a positive effect on the people. But if they don't work properly, then it will create a negative effect. और ये जो है वो गवर्नमेंट की नेगेटिव इम्पैक्ट बनती है। अगर अच्छा काम करते हैं तो गवर्नमेंट की पॉजिटिव इम्पैक्ट बनती है। तो गवर्नमेंट की जो इंप्रेशन है उसको बनाने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, क्योंकि पब्लिक उनका काम देखती है। ठीक है, कि कर्मचारी लोग जो है वो सही ढंग से गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की इंप्रेशन अच्छी बनती है, और अगर नहीं ठीक ढंग से करते हैं तो फिर इंप्रेशन खराब भी होती है। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर। ओके, जो लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा में जो लॉज बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम उनका है, एग्जीक्यूटिव का। The administrative executives carries out the work of implementing the policies. गवर्नमेंट जो कोई भी पॉलिसी डिक्लेयर करती है उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रोग्राम्स को हैंडल करना, प्लानिंग डन बाय द गवर्नमेंट, कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। लोगों की अभिलाषा, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ओके, उनकी जो डिजायर या एस्पिरेशन है उनको ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव्स को काम करना पड़ता है। उनको गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉस को एनफोर्स तो करना ही है, लेकिन साथ में हम सब की जो कॉमन सिटीजन्स हैं, करोड़ों लोग जो इस देश में रह रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना गवर्नमेंट के जरिए वो भी उनकी जिम्मेदारी रहती है। Therefore, they are, we can say that they are directly in contact with the people. Okay, next paragraph. The political executive changes every 5 years or if the power is given up. एग्जीक्यूटिव में भी अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो क्योंकि वो तो चुने हुए अधिकारी है, चुने हुए मेंबर्स हैं, इसलिए 5 साल के बाद वो चले जाते हैं। हाँ, अगर वो री इलेक्ट होते हैं तो वापस वो 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर 5 साल में उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है इट इज फॉर्म बाय परमानेंटली अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स एंड हेंस इट इज परमानेंट। जो मैंने आपको आगे बताया बिल्कुल वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है उनका सिलेक्शन होता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। ब्यूरोक्रेट्स यानी कौन होते हैं? जो हाई पोस्ट पे काम करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स जो होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। मान लो कि कोई क्लास 1 ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है। स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो मामलतदार है, डेप्यूटी कलेक्टर है, कलेक्टर है, ठीक है, मेयर है। तो उनके द्वारा उनके हाथ नीचे काम करने वाले जो है वो हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं, उनके थ्रू उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है और उनकी टैलेंट, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, ठीक है, वो सबको ध्यान में लेते हुए उनका परमानेंट बेस पे सिलेक्शन किया जाता है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उनको नौकरी कहते हैं, सरकारी नौकरी देसी लैंग्वेज में। परमानेंट का मतलब वही होता है कि एक एज आती है तब तक वो काम करते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ओके, मान लो कि 58 या 60 इयर्स का जो कोई भी प्रोविजन है तो उस उम्र तक पहुंचने तक उनको काम करना होता है, एंड देन आफ्टर दे हैव टू गेट रिटायर फ्रॉम दैट पोस्ट, लेकिन तब तक वो रहते हैं अपनी पोस्ट पे। ओके, सो on that grounds we can say that the administrative executives are selected on permanent basis. Okay,
However, the retirement age of the administrative bureaucrats is different in different states. जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, जो सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, उनकी एज अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। रिटायरमेंट की एज काफी स्टेट में ऐसा है कि 60 ईयर्स तक काम कर सकते हैं, काफी स्टेट में ऐसा भी है कि 58 ईयर्स। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है जहां पे 65 ईयर्स की एज तक कर्मचारी को काम करने के लिए अलाउ किया जाता है। सो इट डिपेंड्स इन विच स्टेट एंड विच पोस्ट इज दैट। Before their retirement, if they misbehave or shows lack of efficiency to work, they can be removed from their post after following a prescribed inquiry procedure. अगर कोई एम्प्लॉई ऐसा पाया गया कि जो ठीक से काम नहीं करता है, या तो इरेगुलर है अपने काम में, एफिशिएंसी काम नहीं करता है, उसको काम करना सपोज आता नहीं है, ठीक है, तो उसका इंक्वायरी की प्रॉपर प्रोसीजर करने के बाद, पूरी छानबीन करने के बाद उसको अपने पोस्ट से निकाला भी जा सकता है। ऐसा भी कुछ किस्सों में होता है जब कर्मचारी सही ढंग से काम नहीं करता है। तब द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी। जो आपको पता ही होगा, ये तो एक्चुअली के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, ओके, और उनका तो कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। उनको अगर आगे काम करना है तो 5 साल के बाद उनको री इलेक्ट होना पड़ता है, ओके। देयर मेन क्वालिफिकेशन इज टू गेट इलेक्टेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ऑनेस्टी टू द पार्टी। पार्टी के प्रति वो कितना ऑनेस्ट है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरा करने में उनके ऊपर उन्होंने सही इंप्रेशन बनाई है कि नहीं है, उसके ऊपर उनका वापस इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो उसका आधार रहता है, ओके। सो गेट इलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल ऑनेस्टी टू द पार्टी, पब्लिक चॉइस एंड पब्लिक ओपिनियन, whereas administrative executive requires educational qualification। मैंने जैसे बताया आपको आगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वो होता है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं होता है, वो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसका सिलेक्शन होता है और उसमें ये क्राइटेरिया ध्यान में लिए जाते हैं: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, एक्सपीरियंस, एज वेल एज पासिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है जहां पे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन भी लिया जाता है, वो एग्जाम अगर उसने पास कर दी तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। द सर्विस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इज नोन एज द सिविल सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो सर्विस है वहां पे डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है और बहुत हाई लेवल की पोस्ट होती है। खास करके यहाँ पे हम उसकी बात करें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर या तो आईपीएस ऑफिसर। आईएएस का फुल फॉर्म शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, और आईपीएस का होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये दोनों डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस, उनके हाईएस्ट लेवल पे काम करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर कहा जाता है। उनके लिए एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेफिनेटली होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो सपोज आईएएस ऑफिसर है, ओके, तो 2 लेवल में उनकी एग्जाम होती है, ओके। रिटन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, वो 2 लेवल में होती है। पहली एग्जाम प्रीलिम होती है, दूसरी मेन एग्जाम होती है, ठीक है। अगर प्रीलिम में आप पास हुए तो फिर मेन एग्जाम देने का आपको अलाउ किया जाता है। फिर उसमें भी अगर आप पास हुए तो तीसरा भी एक राउंड होता है, लेकिन वो रिटन एग्जाम नहीं होती, वो ओरल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर पास हो जाता है कैंडिडेट, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है आईएएस ऑफिसर। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी like demanding sort of qualification that is required। और इसीलिए आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो आगे पता चलेगा कि कुछ लोगों का एम्बिशन होता है जिंदगी में आईएएस ऑफिसर बनना, जो कि आसान काम नहीं, उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी उसकी मिनिमम ग्रेजुएशन है, यानी कि 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद 3 साल कॉलेज में आप पढ़ते हो, तब जाके
IAS ऑफिसर की एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाइड होते हैं और उसके बाद आप एग्जाम देते हो, जिसमें हर साल एग्जाम ली जाती है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया आपको कि जब भी उसका नोटिफिकेशन, उसका ऐड आता है न्यूज़पेपर में, UPSC की एग्जाम उसको बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी एग्जाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की एग्जाम ये होती है, सिविल सर्विसेज की एग्जाम भी इसको बोल सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आपको प्रीलिम में पास होना पड़ता है। अगर आप उसमें पास हुए तो मेन एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप पास होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसके में अगर आप पास हुए तब जाके आपका सिलेक्शन। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग, वी कैन से इट्स वेरी चैलेंजिंग, ठीक है। लेकिन फिर उसके रिवॉर्ड भी हाई होते हैं, बहुत अच्छा खासा सैलरी होता है। ऑफिस में काम करने के लिए आपको अलग से कैबिन मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट बंगलो प्रोवाइड करती है आपको रहने के लिए, गाड़ी ड्राइवर के साथ आपको प्रोवाइड करती है, इतना फैसिलिटी होता है, बहुत अच्छा खासा फैसिलिटी। बट इट्स अ काइंड ऑफ डिमांडिंग क्वालिफिकेशन, बहुत इसके लिए मेहनत पड़ती है। और इतना डिमांडिंग क्वालिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो डायरेक्टली मिनिस्टर के कांटेक्ट में होते हैं। मिनिस्टर उनको जो ऑर्डर देते हैं उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। विच एवर एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, ओके, तो वो जो कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एक्ट होता है उसको एनफोर्स करवाने का काम इन ऑफिसर्स के ऊपर। अब उनके हाथ नीचे ऐसे दूसरे हजारों कर्मचारी काम करते हैं, तो he or she needs to see to it that the law or the act is properly enforced, the work is done smoothly, or total functioning is done, okay, in a comprehensive manner। ये देखने का जिम्मेदारी उसका है। तो इसी को हम सिविल सर्विस कहते हैं। At the center, the political executive consists of president, vice president, prime minister, and cabinet ministers। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो ये 4 मेन है, ओके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और फिर प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के हाथ नीचे जो उनका मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ओके, जिनको 5 साल के बाद उनका चुनाव होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका सिलेक्शन होता है परमानेंट बेसिस पे। और कई दफा जैसे अभी हमने डिस्कस किया वैसे उसके बारे में उनकी एग्जाम भी होती है, ओके। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका करियर के लिए भी टॉपिक बहुत जरूरी था, तो दोबारा भी उसको जरूर पढ़िएगा, ओके। इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू इन फ्यूचर टू डिटरमाइन योर करियर। इन केस अगर ये फील्ड में आपको जाना है तो बहुत अच्छा फील्ड है, हाँ, इसमें मेहनत बहुत पड़ती है, लेकिन एक बार ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद 1-2 साल आपने उसमें बहुत जोरदार मन लगा के मेहनत की, एग्जाम पास कर ली, मेन एग्जाम भी पास कर ली, इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गए, तो पूरी लाइफ बन जाती है, ओके। तो दैट इज अबाउट सिविल सर्विसेज आप टॉकिंग अबाउट, ओके। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आने वाले लेक्चर में हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये 3 जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय।